हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट चॉइस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ नेक्स्ट चॉइस अनुभव 4 के साथ आप लोगों का अनुभव काफी शानदार रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चॉइस अनुभव 4 के सामान्य अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विविध भाग पर हम आज डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, रेखा और उसके विवरण बताए गए हैं। देखिए, ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सीमा रेखा। देखिए, हाल ही में हम जानते हैं कि देखिए इजराइल और यूएस तथा ईरान के बीच एक युद्ध चल रहा है। इसके साथ साथ इजराइल ने लेबनान पर भी अटैक किया है, जहां पर उसका दावा है कि वो हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए या उसको समाप्त करने के लिए इस तरह कर रहा है। ये ऐसा पहली बार नहीं है। इजराइल और उसके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के युद्ध होते रहे हैं। 1967 में 4 दिवसीय युद्ध जो इजराइल व अरब देशों के बीच हुआ था, इस युद्ध में इजराइल के द्वारा वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी के साथ साथ सीरिया और लेबनान के गोलान हाइट्स क्षेत्र को भी कब्जा लिया था। इसके उपरांत हुआ क्या कि लेबनान में पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकियों, यानी जो उसके फिलिस्तीन के निर्माण के लिए उग्र कार्यकर्ता थे, आतंकवादी थे, उनका लेबनान में काफी प्रभाव बढ़ा। इसी को देखते हुए 1982 में इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया। ठीक है, इजराइल और लेबनान। इसके तहत इजराइल ने लेबनान का दक्षिणी भाग कब्जा लिया। इजराइल का दावा था कि वह वहां पर उपस्थित पीएलओ आतंकियों को समाप्त करने के लिए ये कर रहा है। इसके उपरांत 2000 में, वर्ष 2000 में इजराइल ने वहां से पीछे हटने का निर्णय लिया, यानी लेबनान से हटने का निर्णय लिया। इसी को देखते हुए यूएन ने एक ब्लू लाइन निर्धारित की, जिसके तहत यह निर्धारित हो सके कि इजराइल सीमा से पूर्णतः, लेबनान की सीमा से पूर्णतः हट गया है। देखिए, इस मैप के थ्रू देखेगा, ये लेबनान है, ठीक है, ये इजराइल और यहां पर ये सीरिया। ठीक है, ये गोलान हाइट्स का, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, गोलान हाइट्स का पार्ट है, जिसको सीरिया से 6 डेज यानी 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने कब्जा लिया था। वर्तमान में यह है इजराइल के अंदर ही। लेबनान के दक्षिण भाग को 1982 के उपरांत कब्जाने के उपरांत 2000 में इसको इजराइल ने खाली करने का निर्णय लिया। तो यूएन के द्वारा यह ब्लू लाइन निर्धारित की गई, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि लेबनान से इजराइल पूरी तरह से पीछे हट चुका है। हालांकि कुछ क्षेत्र इसके ऐसे हैं जिन पर अभी भी विवाद बना हुआ है। यह सीवा फार्म्स एक क्षेत्र है जो प्रमुख विवाद का विषय है। यह अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है कि इजराइल यहां से पूरी तरह पीछे हटा अथवा नहीं। सो पहला युग्म सही है, ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सीमा। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिए, 1982 में इजराइल के हमले के उपरांत ही यहां पर एक आतंकी संगठन जो लेबनान के हितों की बात करता था, उसका जन्म हुआ। इसको हिजबुल्लाह बोला जाता है। वर्तमान में ये काफी चर्चित है। इसका जन्म इस हमले के उपरांत ही माना जा सकता है। दूसरे युग्म की ओर चलते हैं। येलो लाइन जिनेवा समझौते के पश्चात उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को विभाजित करने वाली रेखा। देखिए, हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडो चाइना में स्थित अपने उपनिवेशों को फ्रांस ने पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। क्योंकि वियतनाम फ्रांस के कब्जे में था, तो फ्रांस ने वहां पर अपना पुनः प्रभाव जमाने का प्रयास किया। जो वहां कम्युनिस्ट थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और हम जानते हैं हो ची मिन, जो काफी चर्चित नेता रहे, उन्होंने इस कम्युनिस्टों का नेतृत्व किया। 1954 में दिएन बियन फू के लड़ाई के उपरांत फ्रांस लगभग पूरी तरह से कम्युनिस्टों से हार चुका था। तो इसी को देखते हुए 1954 में जिनेवा समझौता हुआ।
इस समझौते के उपरांत वियतनाम को उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम में विभाजित कर दिया गया। उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट समर्थित सरकार थी, वहीं दक्षिणी वियतनाम में कम्युनिस्ट विरोधी लोगों की सरकार थी। ठीक है, देखिए इस मैप के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए वियतनाम है यहां से लेकर ये पूरा। ठीक है, और यहां पर 17वीं समांतर रेखा, सत्रहवीं समानांतर रेखा जो उत्तरी 17 मतलब 17वें उत्तरी अक्षांश के लगभग समानांतर है, उसके द्वारा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का विभाजन कर दिया गया। सो येलो लाइन, यह कथन हमारा, यह युग सही नहीं है। हम जानते हैं कि इसके उपरांत फ्रांस वहां से हट गया और यूएस ने अपना वियतनाम में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य संघर्ष में यूएस ने दक्षिणी वियतनाम को सहायता प्रदान की और उसके उपरांत यूएस सक्रिय रूप से इस युद्ध में उलझ गया। और हम जानते हैं कि इसके उपरांत यूएस को काफी वहां पर दिक्कतें झेलनी पड़ी और वहां से पीछे हटकर यूएस को निकलना पड़ा। उसके उपरांत कम्युनिस्ट समर्थित उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर भी कब्जा कर लिया और हो ची मिन एक संयुक्त वियतनाम के नेता बने। ठीक है, तो यह 17वीं समानांतर रेखा थी, ना कि येलो लाइन। ठीक है, अब येलो लाइन क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संबंध में हाल ही में चर्चा करें तो जब हमास के द्वारा इजराइल पर आतंकी हमला किया गया तो इसके उपरांत इजराइल ने गाजा पर हमला किया और यह हमास और इजराइल के युद्ध के उपरांत 2025 में अमेरिका के नेतृत्व में, ठीक है, अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल और गाजा के बीच समझौता हुआ जिसे गाजा शांति समझौता या प्रस्ताव कहा जाता है। इसके उपरांत ये देखिए गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी में ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। देखिए यह ब्लू लाइन जहां तक इजराइल की सेना अपना कब्जा कर चुकी थी। ठीक है, इसके उपरांत यह निर्धारित किया कि पहले चरण में येलो लाइन तक इजराइल की सेना पीछे हटेगी, उसके उपरांत रेड लाइन से होते हुए अपने पूर्व स्थान तक इजराइल की सेना आ जाएगी। हालांकि ब्लू लाइन से पीछे हटकर येलो लाइन तो आया, लेकिन इसके अभी चरण बाकी हैं। उसके उपरांत हम देख ही रहे हैं कि ईरान युद्ध स्टार्ट हो गया और वर्तमान में इस शांति प्रस्ताव पर ज्यादा चर्चा हो नहीं रही है। ठीक है, तो युग हम दो हमारा सही ना। तीसरे को चलते डुरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। यह युग भी सही है। देखिए डुरंड रेखा 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान अमीरात के तहत समझौता हुआ और उसके तहत इन दोनों के बीच डुरंड रेखा निर्धारित की गई, क्योंकि ब्रिटिश भारत की ओर से जो सचिव थे मॉर्टिमर डुरंड, उन्होंने इस समझौते को पूरा किया। सो इसे डुरंड लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, भारत के विभाजन के पश्चात यह रेखा मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इस रेखा का कुछ भाग अफगानिस्तान और भारत के बीच भी है, जो वर्तमान में पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस मैप के थ्रू हम देख सकते हैं ये रेड लाइन जो है ये आपकी डुरंड लाइन है। देखिए हुआ क्या था कि यह डुरंड लाइन पश्तून क्षेत्रों के बीच से होकर गुजरती है, तो इसमें कई जो पश्तून
क्षेत्र हैं उनको 20 से विभाजित कर दिया। तो यही कारण है कि डूरंड लाइन के स्थापना या निर्माण के उपरांत से यह विवाद का विषय रही, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच भी, और उसके उपरांत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी। ठीक है, क्योंकि कुछ पश्तून क्षेत्र ऐसे थे कि उनको इस रेखा द्वारा 20 से विभाजित किया गया। हाल में हम देखेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान की वायुसेना के द्वारा काबुल पर भी कुछ हमले किए गए। ठीक है, इस युद्ध का यही कारण है, इस डूरंड लाइन, क्योंकि दोनों ही देश इसको अपने अनुसार निर्धारित करते हैं। और पश्तून इस क्षेत्र में नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में रहने वाले पश्तून इस लाइन को लगभग नकारते हैं, क्योंकि उनके संबंध दोनों ही और इस लाइन के हैं। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? 1 और 3। ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण खनिज, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और प्राथमिक रणनीतिक उपयोग। देखिए, रेयर अर्थ मटेरियल, इनकी काफी चर्चाएं होती रही है। ये एक मटेरियल्स का समूह है, खनिजों का समूह है, जो अपने आजकल आधुनिक तकनीकों में प्रयोग के कारण काफी चर्चित रहा। ऐसा नहीं है कि इसका जो मतलब ये मिलते कम है, बल्कि इन्हें दुर्लभ इसलिए कहा जाता है कि इनका प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग करना काफी टफ है, और काफी तकनीकी उसके लिए चाहिए, और काफी उसके लिए वित्त भी चाहिए। तो पहला, कोबाल्ट। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लगभग कोबाल्ट के 75% उत्पादन पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का अधिकार है। प्राथमिक रणनीतिक उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए कैथोड का निर्माण करना। पूरी तरह से यह जानकारी सही है। देखिए, लगभग 40 से 45% इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सुपर अलॉय बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, सुपर अलॉय नॉर्मली जेट इंजन वगैरह में बड़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो पहली जानकारी सही है। सेकंड, नियोडियम। चीन, लगभग 90% जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उस पर चीन का एकाधिकार है। नियोडियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। नियोडियम का उपयोग ईवी मोटरों के लिए उच्च शक्ति वाले स्थायी चुंबकों का निर्माण। ठीक है, यह जानकारी सही है। ठीक है, देखिए, नियोडियम का उत्पादन यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कुछ मामलों में थोड़ा बहुत भारत के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, और इन स्थायी चुंबकों का निर्माण जो ईवी के जो उच्च क्वालिटी वाले यानी उच्च क्षमता वाले मोटर होते हैं उनके लिए, पवन चक्कियों के लिए आदि के लिए इन स्थायी चुंबकों का निर्माण किया जाता है। तीसरी जानकारी की ओर चलते हैं। सिलिकॉन, दक्षिण अमेरिका। यह सही नहीं है, इसका सबसे बड़ा उत्पादन करता चीन ही है। लगभग 80% के करीब सिलिकॉन का उत्पादन चीन में होता है। इसके अलावा यूएस, ब्राजील, भारत आदि में भी सिलिकॉन का उत्पादन होता है। फोटोवोल्टिक सेल और एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज का उत्पादन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनमें भी सिलिकॉन का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं बल्कि चीन है, तो इस तरह यह जानकारी सही नहीं है। उपयुक्त कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? केवल 2। 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल ग्लानी रोग, रूट वेल्ट डिजीज, जो एक दुर्बल कर देने वाला जीवाणु रोग है, निम्नलिखित में से किस फसल से सर्वाधिक संबंध है? देखिए, हाल ही में देखा गया कि जो कर्नाटक, केरलम और तमिलनाडु के क्षेत्र में इस बीमारी को नारियल के पेड़ों, वृक्षों पर काफी प्रभावित किया। ठीक है, बड़ी मात्रा में देखा। देखिए, इसमें क्या है कि पौधे की वृद्धि इससे प्रभावित होती है, और इसी के कारण उनकी उत्पादकता में भी गिरावट आती है। ठीक है,
यह एक जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। लगभग 1.5 सदी पहले केरल में ही इसको पहली बार देखा गया था। ठीक है, सो डी नारियल सही आंसर होगा। समाचारों में प्राय उल्लिखित डिजिटल संप्रभुता की अवधारणा का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, डिजिटल संप्रभुता सामान्यतः 3 मुख्य इसके भाग होते हैं। पहला, डिजिटल इंफ्रा, यह किसी राज्य के 3 तरह के अधिकारों की बात करता है। ठीक है, राज्य के अधिकार 3 तरह। डिजिटल इंफ्रा, इसमें क्या आपका सर्वर, इंटरनेट आदि, इस पर राज्य का नियंत्रण हो। ठीक है, क्षेत्र में उत्पादित डेटा पर नियंत्रण। ठीक है, जैसे कोई डेटा है अगर किसी क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है तो उस पर उस राज्य का नियंत्रण होना चाहिए कि वैसे उसे वह किसी सीमा से बाहर भेजे अथवा नहीं। यह नियंत्रण भी डिजिटल संप्रभुता का हिस्सा है। ठीक है, डिजिटल स्पेस को नियंत्रित करने वाले कानून, करने वाले कानून या विधियां, करने वाली विधियां, इसके तहत कोई विधि, नियम, उपनियम आदि इस तरह से आते हैं। यानी उनको नियम को बनाने का, उन्हें संशोधित करने का अधिकार राज्य के पास हो। तो ये 3 जब शर्तें होंगी तो डिजिटल संप्रभुता कही जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ए, व्यक्तियों की यह क्षमता कि वे विभिन्न डिजिटल मंचों पर अपने व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित कर सके। देखिए, ये डेटा प्राइवेसी यानी व्यक्तिगत अधिकार से ज्यादा जुड़ता है बजाय डिजिटल संप्रभुता के, तो यह सही नहीं है। किसी देश की यह क्षमता कि वह वैश्विक डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल डेटा के निर्बाध सीमा पार प्रवाह को सुनिश्चित कर सके। देखिए, यह भी सही नहीं है। ठीक है, यह डिजिटल संप्रभुता के लगभग उल्टा है। ठीक है, यह है कि जो देश में डेटा उत्पन्न हुआ है उस पर उसका अधिकार, अब उसे बाहर भेजे अथवा ना भेजे। ठीक है, किसी राष्ट्र की महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा हेतु सैन्य स्तर के फायरवॉल का उपयोग। देखिए, ये भी इसकी सीमित परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन पूरी डिजिटल संप्रभुता को पूरी तरह से ये नहीं परिभाषित करता। क्योंकि देखिए, इसमें मेनली है क्या कि आपकी साइबर स्पेस की सुरक्षा की बात की गई है, जबकि हमने अभी चर्चा की है कि डिजिटल संप्रभुता के लिए वे 3 शर्तें आवश्यक होना जरूरी है। डी, किसी राष्ट्र राज्य की यह क्षमता कि वे अपनी डिजिटल अवसंरचना पर नियंत्रण स्थापित कर सके तथा अपनी सीमाओं के भीतर उत्पन्न डेटा का शासन, प्रबंधन एवं विनियमन कर सके। ठीक है, ऑप्शन डी, जैसे कि हमने अभी चर्चा की, ऑप्शन डी ही पूरी तरह से डिजिटल संप्रभुता को परिभाषित करता है। ठीक है, इसके देखिए 3 पक्ष याद रखिएगा डिजिटल संप्रभुता के। इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पादित डेटा यानी जो डेटा उत्पन्न हुआ उस पर नियंत्रण, और विधि बनाने की शक्ति। ठीक है, तो इस तरह डी हमारा सही विकल्प होगा। विश्व स्वर्ण परिषद, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 1987 में लंदन हेडक्वार्टर बनाते हुए स्वर्ण से जुड़ी हुई कंपनियों ने, स्वर्ण उद्योग से जुड़ी हुई कंपनियों ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना की। इसका यह है कि स्वर्ण की जो मांग को बनाए रखना, ठीक है, और उसके विकास के प्रयास करना। हेडक्वार्टर इसका लंदन में, इसके अलावा चीन, भारत, यूएस, यूएई और सिंगापुर में इसके कार्यालय हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो
हेडक्वार्टर वो लंदन में है, लेकिन भारत में इसका एक कार्यालय है। ठीक है, और इसके जो सदस्य होते हैं वह जो स्वर्ण उद्यम कंपनियां हैं, स्वर्ण गोल्ड जो बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वही इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, कथन एक यह है, सोने के वैश्विक मूल्य निर्धारण और व्यापार को विनियमित करने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। नहीं, पहली बात तो अंतर सरकारी निकाय नहीं है। दूसरा, यह वैश्विक मूल्य निर्धारित नहीं करता। सोने का वैश्विक मूल्य निर्धारण जो बाजार की शक्तियां हैं, यानी डिमांड और सप्लाई, वही करती हैं, और ना ही यह अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, हमने अभी बात की कि ये जो कंपनियां हैं उसका एक संगठन है। दो, इसके मूल और मुख्य सदस्य विश्व के सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ता देशों के केंद्रीय बैंक हैं। कथन दूसरा भी सही है। जैसे कि हमने बताया कि जो स्वर्ण उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं वे इसके सदस्य होती हैं। केंद्रीय बैंक सामान्यतः इनसे जो कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक इनके इस काउंसिल के सदस्य नहीं होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? डी, न तो एक न ही दो। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए दीप समाचारों में रहने का कारण। देखिए, इस बार ट्रंप ने एक अच्छा कार्य किया है कि यूपीएससी के लिए काफी ऐसे प्लेसेस जो चर्चाओं में रहे हैं वो दे दिए हैं, चाहे वो वेनेजुएला के आसपास हो या मध्य पूर्व के आसपास हो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ट्रंप आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। खर्ग द्वीप, ठीक है, देखिए खर्ग आइलैंड ये फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। ठीक है, इसकी लोकेशन देखिएगा, खर्ग आइलैंड, खर्ग या खर्क भी इसको बोल देते हैं। देखिए, ये ईरान के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक द्वीप है, और इसमें मेनली है क्या कि ईरान के जो मेनली पेट्रोलियम तेल क्षेत्र हैं, जो ऑफशोर पेट्रोलियम जो उसके क्षेत्र हैं, फील्ड हैं, वह इस द्वीप के आसपास स्थित है। ठीक है, जिसमें आर्देसिर, साइरस, डेरियस, ठीक है, ये प्रमुख ऑयल फील्ड इसी खार्ग आइलैंड के पास है। और लगभग ईरान के लगभग 90% पेट्रोलियम निर्यात इसी द्वीप के जरिए होता है। ठीक है, यहां पर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, और ये हाल ही में चर्चा का विषय भी रही। हाल ही में जब इस चल रहे ईरान युद्ध में खार्ग आइलैंड पर यूएस के द्वारा हमला किया गया, तो यह काफी चर्चा में आया। ठीक है, खार्ग द्वीप सऊदी अरब का मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल, उसके कच्चे तेल के पोतपरन प्रणाली का मुख्य केंद्र। युग्म पहला हमारा सही नहीं है, स्कारबोरो सोल। ठीक है ना, देखिए स्कारबोरो सोल को देखिएगा आप, ये फिलीपींस है आपका, और यहां पर ये चाइना, वियतनाम। ठीक है, और ये रेखा चीन की जो 9 डैश लाइन है उसको निर्धारित करती है। इसके तहत इस क्षेत्र पर चीन अपना नियंत्रण का दावा करता है। यही कारण है कि वो कोई भी देश हो आसपास का, चाहे फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सभी के साथ लगभग चीन का जल सीमा विवाद जारी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पारासाइल आइलैंड और स्पार्टला आइलैंड ये काफी चर्चित रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्कारबोरो सोल है, ये लगभग एक अटोल है, त्रिकोणीय आकार का एक अटोल है। देखिए अटोल एक सामान्यतः एक समुद्र में एक द्वीप टाइप होता है जो रिंग के आकार यानी अंगूठी के आकार का होता है। ठीक है, इसमें प्रवाल भित्तियां वगैरह भी बड़ी मात्रा में रहती है। ठीक है, हाल ही में हुआ क्या कि चीन के द्वारा यहां पर एक नेचुरल रिजर्व घोषित किया गया, जिसका फिलीपींस के द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच इस पर विवाद चला आ रहा है। तो दक्षिणी चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच चल रहा क्षेत्रीय विवाद, तो सही है स्कारबोरोसोल, युग आपका सही है। देखिए स्कारबोरोसोल जो इसकी अवस्थिति है यहाँ पर मत्स्य क्षेत्र काफी समृद्ध है। इसके अलावा सामरिक और व्यापारिक रूप से भी यह महत्वपूर्ण आपका स्कारबोरोसोल महत्वपूर्ण है। तो यही कारण है कि चीन इस पर कब्जा जमाने का प्रयास करता है। तीसरा युग अगालेगा आइलैंड, देखिए लगभग
मॉरिशस के उत्तरी क्षेत्र से 650 किलोमीटर दूर यह दो द्वीपों का एक समूह है जिसको अगालेगा द्वीप कहते हैं। यह मॉरिशस का एक द्वीप है। ठीक है, हाल ही में भारत के द्वारा यहाँ पर एक हवाई पट्टी और एक जेट्टी का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसकी लोकेशन देखिएगा, ये यहाँ पर मॉरिशस, इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस, और ये लगभग 650 किलोमीटर दूर सेशेल्स के पास अगालेगा द्वीप स्थित है। भारत और मॉरिशस के बीच हुए एक समझौते के तहत यहाँ पर अभी एक हवाई पट्टी और जेट्टी का निर्माण किया है। ठीक है, हालांकि कुछ विद्वान जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वो बताते हैं कि भारत यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर सकता है। ऐसी बात भारत और मॉरिशस के बीच हो रही है, हालांकि भारत सरकार द्वारा ऐसे किसी भी दावे को नकार दिया है। ठीक है, सो अगालेगा द्वीप, भारत इस द्वीप पर अवसंरचना परियोजनाएं विकसित कर रहा है। युग 3 भी सही है, हमने बताया अभी हवाई पट्टी और जेट्टी का निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। और यह द्वीप मुख्यतः हिंद महासागर में सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही मॉरिशस के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी द्वीप महत्वपूर्ण है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? बी, केवल 2 युग्म स्कार्बोरो सोल और अगालेगा द्वीप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2025 सतत विकास लक्ष्यों की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, यूएन के द्वारा 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी, जिसके तहत 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। इसमें यह था कि हम इन लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त करेंगे। ठीक है, हालांकि प्रगति हुई लेकिन जितनी अपेक्षित थी उतनी नहीं। फिर भी यह था कि एक सामूहिक प्रयास के रूप में इनकी महत्ता उजागर हुई। यही रीजन था कि 2015 में यूएन के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की गई। यह लक्ष्य हमें 2030 तक प्राप्त करने हैं। इसमें है क्या कि टोटल 17 लक्ष्य हैं और 169 संकेतक यानी टारगेट्स हैं। ठीक है, तो कुल इसमें 17 लक्ष्य हैं। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी इन लक्ष्यों के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ कई बार मेंस में भी इन लक्ष्यों से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ना भी पूछा जाए तो विभिन्न क्वेश्चंस में आप इन लक्ष्यों के अंतर्गत फैक्ट के रूप में या इंट्रो के रूप में या कंक्लूजन के रूप में आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये टोटल 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, जैसे पहले लक्ष्य है गरीबी को दूर करना, दूसरा भुखमरी को, तीसरा स्वास्थ्य से संबंधित है, चौथा तीसरा स्वास्थ्य से संबंधित है और चौथा शिक्षा से संबंधित है। वहीं पांचवा जेंडर इक्वेलिटी की बात करता है। तो देखिए, आप पाउज करके इनको लगभग सभी 17 लक्ष्यों को आराम से इन पर थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत ने बात करें तो गरीबी, भूखमरी और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रयास किया गया है। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, जलवायु कार्यवाही में भी भारत ने एक अच्छा प्रयास किया है और अपने लगभग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत अग्रसर है। देखिए, कुछ लक्ष्य आप याद कर लीजिएगा। देखिए, इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए होता है कुछ भी करने के लिए? वो पैसा। तो इस तरह आपका लक्ष्य एक या तैयार हो जाता है। और पैसा आने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? मान लिया उसके पास कुछ नहीं है, पैसा आया तो सबसे पहले क्या करेगा? खाना खाएगा। तो दूसरा लक्ष्य भोजन से संबंधित है, यानी भूख से संबंधित है। तीसरा, खाना खाने के उपरांत क्या करेगा? अगर उसको बीमारी वगैरह है, हेल्थ वगैरह, उस पर ध्यान देगा। तीसरा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। चौथा, उसके बाद वह अपने में कुछ विकास के प्रयास करेगा जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इस तरह चौथा आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ है। पांचवा, देखिए याद करने की एक ट्रिक है कि एक धारावाहिक आता था दूरदर्शन पे, हम 5, जिसमें 5 बहनें होती थी। तो यह लिंग समानता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ट्रिक्स बनाते हुए आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आपके महत्वपूर्ण है। तो सतत विकास लक्ष्य और विवरण, एसडीजी 1, भुखमरी को समाप्त करना। ठीक है, नहीं,
गरीबी को समाप्त करने की बात की गई थी। जो आपका भुखमरी को समाप्त करना, यह SDG 2 में है। ठीक है, सो युंग पहला सही नहीं है। SDG 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। ठीक है, हमने बात की, पहला गरीबी, ठीक है, दूसरा भुखमरी, और तीसरा स्वास्थ्य और खुशहाली से संबंधित है। ठीक है, SDG 8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि। SDG 8 इसी की बात करता है। वहीं SDG 13 जलवायु 13 जलवायु कार्रवाई की बात करता है। जैसे कि मैंने कहा था कि जलवायु कार्रवाई के मामले में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सो आपका चौथा भी सही है। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन सी केवल 3। ठीक है, देखिए आप इन सभी लक्ष्यों को याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले रस्त अस्तारा रेलवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए ये रस्त अस्तारा जो रेलवे है, ये अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भाग है। देखिए ये कॉरिडोर है क्या कि इसकी लगभग शुरुआत 2000 के करीब की गई थी। यह भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस से होते हुए यूरोप को जोड़ने का एक मल्टी मॉडल परिवहन मार्ग है। ठीक है, जिसमें जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेलवे तीनों का सम्मिलित प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, माना जाता है कि स्वेज कैनाल से होकर रूस तक जाने का जो अभी मार्ग है भारत से, उसमें यह 30% समय और लगभग इतनी ही लागत में कमी करेगा। तो रस्त अस्तारा इसका ईरान के कैस्पियन क्षेत्र से अजरबैजान को रेलवे मार्ग से जोड़ने वाला एक मार्ग है। ठीक है, तो रस्त अस्तारा रेलवे इसीलिए चर्चा में रहा। कथन एक, यह ईरान में विकसित की जा रही एक रेलवे परियोजना है जो अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है। कथन सही है, ईरान के रस्त से होते हुए अजरबैजान के अस्तारा से रेलवे के द्वारा जुड़ा जाएगा। इस परियोजना का लक्ष्य ईरान के कैस्पियन सागर क्षेत्र को अजरबैजान से जोड़ना है। ठीक है, देखिए ये ईरान है यहां पर, ठीक है, और ये अजरबैजान, ये सीमा रेखा है यहां पर। ठीक है, सो यह रस्त और अस्तारा, यह ईरान के कैस्पियन क्षेत्र में स्थित है, और यह अस्तारा यहां अजरबैजान। ठीक है, ये कैस्पियन सी है। ठीक है, तो रस्त अस्तारा रेलवे इसीलिए चर्चा में रहा। ठीक है, तो कथन 2 भी हमारा सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए INSTC को आप इसके जरिए देख सकते हैं। वर्तमान में यह, जैसे भारत, वर्तमान में हम जो ये मार्ग यूज करते हैं, यह आपका स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोप का चक्कर लगाते हुए रसिया तक जाता है। और अगर हम INSTC के जरिए यूज करेंगे तो यह भारत यानी मुंबई से होते हुए ईरान, अजरबैजान होते हुए रसिया और आगे यूरोप तक भी हमें मार्ग प्रदान करेगा। माना जाता है, इसीलिए माना जाता है कि लगभग ये 1/3 लागत और 1/3 समय को कम करेगा वर्तमान मार्ग से। ठीक है, सो ऑप्शन सी, दोनों ही कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का एकमात्र पंख ज्वालामुखी जिसके बारे में हाल ही में खबर आई थी कि उसमें उद्गार हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए सामान्य जो ज्वालामुखी होते हैं उससे गैसेज, भाप, लावा, मैग्मा आदि इनका उद्गार होता है यानी निकलते हैं। लेकिन जो पंख ज्वालामुखी है ये डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। इसमें कीचड़, पंख कीचड़ को ही बोला जाता है। जल, वाष्प और गैसें निकलती हैं। ठीक है, यानी सामान्य ज्वालामुखी की तरह इसमें से लावा, मैग्मा नहीं निकलता है। तो हाल ही में जो उद्गार में इस खबरों में रहा, और यह अंडमान द्वीप समूह के बाराटंग द्वीप पे स्थित है। ठीक है, देखिए ये इसकी
एक इमेज है, ये देखिए, इसके मुख से कीचड़ का उद्गार हो रहा है, इसी को पंख ज्वालामुखी कहा जाता है। ये बाराटंग द्वीप के ज्वालामुखी का ही फोटो है। देखिए नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप ये भी चर्चा में रहे, क्योंकि हाल ही में इनका नाम परिवर्तित किया गया। नील द्वीप का नाम परिवर्तित कर शहीद द्वीप रखा गया, और वहीं हैवलॉक का नाम परिवर्तित कर स्वराज द्वीप रखा गया। और कई अन्य जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनका नाम जो भारत के 21 परमवीर चक्र विजेता योद्धा रहे उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, सो ऑप्शन ए बाराटांग द्वीप सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पत्तनों पर विचार कीजिए। मुंबई सब जानते हैं भारत में स्थित है, भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पिरायस, यह ग्रीस यानी यूनान का सबसे वेस्ट बंदरगाह है। ठीक है, और यह एजियन सी से जुड़ता है। हाइफा, यह इजराइल का बंदरगाह है जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए हाइफा एक महत्वपूर्ण शहर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस हाइफा शहर को मुक्त कराने में भारतीय सेना की भी प्रमुख भूमिका रही थी। और यही कारण है कि उन जो 3 रियासतों की सेना को सम्मान देने के लिए नई दिल्ली में एक 3 मूर्ति चौक का गठन किया गया था, जिन्हें वर्तमान में हाइफा चौक के नाम से भी जाना जाता है। हाइफा हमने देखा इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अल हदीदा सऊदी अरब का स्थलीय बंदरगाह है। ठीक है, यह सऊदी अरब में स्थित है जो जॉर्डन की सीमा के पास है, उत्तरी भाग में। जेबेल अली, यह दुबई के पास स्थित है और यूएई के सबसे बड़े और सबसे व्यस्तम बंदरगाहों में इसका नाम है। ठीक है, यह फारस की खाड़ी में स्थित है। इनकी देखिए सभी की लोकेशन हम देख सकते हैं। भारत हमें पता है, देखिए यह दुबई है, जबेल अली की लोकेशन यहां पर है, और यहां पर अल हदीदा देखिए जॉर्डन और सऊदी अरब। ठीक है, इसकी सीमा पर उत्तरी भाग में, सऊदी अरब के उत्तरी भाग में यह एक स्थलीय बंदरगाह है। इजराइल, यहां पर यह हाइफा बंदरगाह है जो भूमध्य सागर में स्थित है, और यहां पर यह ग्रीस, ठीक है, यानी पिरायस बंदरगाह यहां पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत से यात्रा करने पर इन बंदरगाहों से पूर्व से पश्चिम की ओर से क्रम को सही रूप से दर्शाता है? देखिए सबसे पूर्व में मुंबई होगा, उसके बाद जेबेल अली। ठीक है, 1, 5, यानी ये दोनों गलत हो जाते हैं। जेबेल अली के उपरांत सऊदी अरब का अल हदीदा, और उसके बाद हाइफा इजराइल। ठीक है, 1, 5, 4, 3, 4, 3 और 2 पिरायस। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाने पर ध्यान दीजिए, और सीसेट पर भी उतना ही ध्यान दीजिएगा। देखिए हम सभी जानते हैं कि बड़ी मात्रा में जो सीसेट में बड़ी मात्रा में क्वालिफाइंग ना कर पाना भी एक बड़ा कारण है कि जीएस की कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, जीएस के साथ साथ सीसेट पर भी समान रूप से ध्यान दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगातार देते रहिए। नेक्स्ट आईएएस की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।